कुछ इसी तरह का मंजर है आज एलएसी पर। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चीनी सैनिक वापस जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटे चीन के सैनिक। 5 मई से ताने तंबू टेंट को खुद ही उखाड़ कर ले गए। ये वही जगह है जहां 15 जून की रात खूनी संघर्ष हुआ था। इसके अलावा पेंगोंग झील के फिंगर पॉइंट 4 से भी 1 किलोमीटर पीछे गया चीन। हॉट स्प्रिंग से भी चीन ने अपनी सेना को पीछे बुलाया। और इसमें कोई अगर मगर नहीं है। खबर सूत्रों के हवाले से नहीं है, पुख्ता है, सही है। आज का सच यही है। इसकी तस्दीक खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने की है। भारत और चीन ने एलएसी पर तनाव कम करने और सैनिक संघर्ष की आशंका को खत्म करने के लिए असरदार कदम उठाए हैं। इसका फैसला 30 जून को कमांडर स्तर की बातचीत में ही ले लिया गया था। वैसे तो चीन का दावा है कि 30 जून को गलवान में हुई बातचीत में ही ये फैसला हो गया था, मगर सच ये भी है कि चीन के सैनिक तब पीछे हटे हैं जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग वी से बातचीत की। वैसे इसकी पटकथा तभी लिख गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी लेह में जाकर हुंकार के साथ चीन के विस्तारवादी नीति पर प्रहार कर आए थे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। 60 दिन बाद चीन को आया याद, भारत के साथ नहीं बढ़ाना है विवाद। आन बान शान लुटाकर चीन होश में आया। कितना कुछ हुआ है इस बीच। 5 मई से 5 जुलाई के बीच 3 बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई। भारत को 20 जवानों की शहादत देनी पड़ी। चीन को 40 से भी ज्यादा जवानों और अफसरों को गंवाना पड़ा। चीन फिर भी मान नहीं रहा था। वो अपनी तोपों की गर्जना से भारत को डराने में लगा था। भारत ने तब तोपों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की तैनाती कर दी। खैर जो भी हो, डर के मारे ही सही दुश्मन ने दुरुस्त फैसला लिया। के कारण काफी रीजन हो सकते हैं। एक तो गलवान घाटी के अंदर अब जिस प्रकार से गलवान नदी के अंदर फ्लड आ गया है, उसके कारण भी चीन जो है प्रेशर में है उस जगह को वेकेट करके पीछे जाने का। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग पहुंची थी 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके काउंटर पार्ट और पीएलए में जो जनरल ल्यूलेन एंड एनएसए जो है अपने भारत के, और उनकी बातचीत हुई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग वी, उसका भी इससे भी इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि चीन जो है अभी थोड़ा सा सहम गया है। उसको पता लग गया है कि भारत मेन बिजनेस, स्पेशली उसको लगता है कि भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डन्ड है। 72 घंटे तक चीन की वापसी की निगरानी करेगा भारत। चीन के कहे सुने पर नहीं जाएगा भारत। वापसी वाले इलाकों में जाकर तस्दीक करेगा भारत। फैसला भी यही हुआ था। वापसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के दखल वाले इलाके में जाएंगे और ग्राउंड से अपने अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। चीन की नीति और नियत पर भारत को भरोसा नहीं है, इसलिए एक एक चीज जांची जाएगी, परखी जाएगी। फिलहाल गलवान घाटी से कुछ चीनी सैनिक और टेंट पीछे तो हटे हैं, लेकिन पीछे के इलाके में चीनी सेना के बड़े आर्मर्ड व्हीकल और हथियार पूरी तरह से तैनात हैं। ऐसे में भारतीय सेना मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना चीनी सेना पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती और इसीलिए भारतीय सेना इस हालात में अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन को ऐसा कोई सपना आया है और वो रातों रात शराफत पर उतर आया है। दरअसल वो 10 दिशाओं से घिर गया है। जनता सवाल उठाने लगी है कि भारत के साथ मोर्चा खोलने की जरूरत क्या थी। कुछ एक्सपर्ट्स इसे चीन के इंटेलिजेंस की नाकामी मान रहे हैं कि शी जिनपिंग की सत्ता भारत की शक्ति को आंकने में भूल कर गई।
भारत के साथ खबरों का कारोबार कबाड़ खाने में जाने लगा। 59 ऐप्स बैन करने से लेकर निर्माण, संचार और रेलवे में चीन के ठेके ठप करना इसकी मिसाल है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के घमंड को चूर चूर करना शुरू कर दिया है। इस पर रिपोर्ट इस शो में आगे दिखाएंगे। हांगकांग अलग जल रहा है, ताइवान तकरार के मूड में है। चीन कब तक सीमा पर कब तक सीनाजोरी करता, इसलिए इस क्रिकेट ने रंग बदल दिया। लद्दाख की ये तस्वीरें सेना की ताकत बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, जो ये संदेश भी दे रही हैं कि किसी भी सूरत में सीमावर्ती इलाके में निर्माण नहीं रुकेगा। चीन कितना ही चीख ले, कितना ही दबाव बना ले, भारत अपनी जमीन पर मूलभूत ढांचा और मजबूत करता ही रहेगा। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में टकराव की एक बड़ी वजह सरहद पर भारत की तरफ से सामरिक सड़कों का और पुलों का तेजी से निर्माण किया जाना है। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी के साथ सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रहा है। इस काम में बीआरओ अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बीआरओ किस तरह से काम कर रहा है। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सैनिकों को संबोधित किया। यहां से नीमू की अगर बात की जाए तो यहां से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। एक सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नई सड़क के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की जो आवाजाही है वो बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। ये सिर्फ सड़क नहीं, सूरत है हिंदुस्तान की तैयारियों की। इन्हें बनाने, सजाने और संवारने की अहम जिम्मेदारी बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सालों से निभाता आ रहा है। दुर्गम से दुर्गम हालात में शानदार सड़कें देखने को मिल रही हैं। यही सड़कें चीन को चिढ़ा रही हैं। वो खुद तो अपनी जमीन पर लगातार निर्माण करता रहा है, लेकिन अब भारत को ऐसा करने से रोकने की साजिश कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ इस मिशन में जुटा है। अब तो एलएसी और एलओसी के करीब ऐसे पुल भी बनाने का काम और तेज हो गया है, जो भारी से भारी वाहनों का बोझ भी आसानी से झेल सकें। हमारे साथ बीआरओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी किशन साहब हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पुल की क्या खासियत है और इसका क्या महत्व है, खासतौर से मौजूदा हालात में जो तनाव चीन के साथ चल रहा है, और सेना को किस तरह से मदद मिलेगी। आपसे जानना चाहूंगा क्या इंपॉर्टेंस है इस ब्रिज की और किस तरह से इसको आपने तैयार किया है। जी, ये जो ब्रिज है अभी हमारे को आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24 आर था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये एलएसी की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई एलएसी की तरफ जाएगी। फिलहाल इस क्षेत्र में सामरिक नजरिए से अहम सभी 61 सड़कों को दिसंबर 2022 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेह के आसपास जगह जगह काम तेजी से चलता दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए और चीन की चालबाजी नाकाम करने के लिए लेह से इन दोनों मोर्चों पर सड़कों का जाल बिछाना बेहद जरूरी है। कई जगह दुर्गम रास्तों को समतल किया जा रहा है, तो कई जगह पहाड़ को काटकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोशिश यही है कि बर्फबारी होने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लिया जाए। लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पिछले 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं, जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है, और जिसकी वजह से
सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौजूदा हालात में जब इस वक्त सरहद पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे नए पुलों के बन जाने से सेना की आवाजाही आसान हो गई है। दक्षिणी चीन सागर की ठंडी लहरों पर इन दिनों मानो आग लगी हुई है। चीन ने एंटी मिसाइल डिस्ट्रॉयर से लैस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए गदर काट रखा है। मकसद दक्षिणी चीन सागर पर अपना संपूर्ण प्रभुत्व साबित करना। इसी बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन भी इसी सागर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन को तगड़ी चुनौती मिली है, लेकिन वो कैसे मान ले कि उसे यहाँ भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर लिखा, चीन के पास तरह तरह के एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें DF-21D, DF-26 एंटी एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल है। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अधीन है। इस क्षेत्र में अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधियां पूरी तरह चीन की आर्मी की मर्जी। गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग में चीन के साथ तनातनी लंबे वक्त तक खींचने की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना तैयारियों में जुट गई है। भारत ने LAC में बेहद ठंडे मौसम में जवानों की तैनाती के मद्देनजर खास तरह के टेंट्स खरीदने का फैसला किया है। या तो इसे भारतीय बाजार से खरीदा जाएगा या फिर यूरोप से। भारत में कारोबार करने वाली चीनी कंपनियों की जांच शुरू हो गई है। कई चीनी कंपनियों के चीनी सेना से रिश्ते का खुलासा होने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर अब चीनी कंपनियों और निवेशकों पर टिक गई है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल चीन ने जून 2017 में कानून बनाया था। इसके खिलाफ हुआवे, ZTE, टिकटॉक समेत कई चीनी कंपनियों को चीन के खुफिया तंत्र को मदद करना जरूरी कर दिया गया था। चीन का ग्लोबल टाइम्स अब भारत में चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख से परेशान है। उसके तमाम कॉलमनिस्ट लिख रहे हैं कि भारत को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। भारत को चीनी कंपनियों के खिलाफ फैसला लेने से पहले अपनी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए था। चीन पाकिस्तान को 4 हमलावर ड्रोन देने की तैयारी में है। इन ड्रोन्स के साथ वो इनसे दागे जाने वाले हथियार भी देगा। चीन का कहना है कि वो इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में उसकी मदद से बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह पर अपने नई चीनी नौसेना बेस को बचाएगा। चीन पाकिस्तान को 2 सिस्टम दे रहा है। हर सिस्टम में एक लॉन्च ग्राउंड स्टेशन और 2 ड्रोन होंगे। चीन और पाकिस्तान मिलकर 48 हमलावर ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, जिनका प्रयोग पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए करेगा। चीन की विस्तारवादी नजरें अब भूटान पर भी टिक गई हैं। बीजिंग पूर्वी भूटान में साक्तिंग फॉरेस्ट एरिया पर अपना दावा जता रहा है, जिसे लेकर भूटान के विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भूटान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद रहा है, लेकिन भूटान के पूर्वी सेक्टर को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा। चीन ने इससे पहले कभी भी साक्तिंग पर दावा नहीं किया था। जानकारों का मानना है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.